हाय एवरीवन, दिस इज़ आरुषि और आज हम अपना माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर पहला शुरू करेंगे। तो ये अपूर्व शास्त्री की एकदम लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है जो कि एनएमसी गाइडेंस के अकॉर्डिंग है, एमसीसी करिकुलम के अकॉर्डिंग है एंड इसमें ऑर्गन सिस्टम वाइज सब बेस्ड है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जिससे हम आगे ऑर्गन सिस्टम वाइज पढ़ सकें। एंड अब हम इम्यूनिटी के बारे में अगर बात करें तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी जो टाइप्स होते हैं एक्टिव एंड पैसिव, कुछ और तरीके की इम्यूनिटी जैसे लोकल, हर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी, और कुछ ब्रिजेस जो कि इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों में काम आते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी होता क्या है? इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होस्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनी फॉरेन सब्सटेंस। कोई भी हमारा पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, फॉरेन सब्सटेंस कुछ भी आएगा तो बॉडी जो काम करेगी उसके अगेंस्ट, उसको हटाने के लिए, उस चीज़ को हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स है, इनेट और एक्वायर्ड। तो इनेट इम्यूनिटी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इनेट इम्यूनिटी हमारी इनबॉर्न रेजिस्टेंस होती है, मतलब हम पैदा होते ही उसको लेते हुए आते हैं। तो ये हमारी एकदम मिनट्स में एक्ट करेगी। कोई भी माइक्रोब आएगा तो क्योंकि बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है तो एकदम फास्ट एक्टिंग होगी, और इसलिए हम इसको फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस भी कहते हैं कि कोई भी हमारा कुछ भी रिएक्शन होगा, सबसे पहली जो इम्यूनिटी, जो पहला मैकेनिज्म होगा एंटीबॉडी उसके एंटीजन के अगेंस्ट, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा, वो हमारा इनेट इम्यूनिटी होगा। ठीक है, फिर दूसरा कि प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है वो प्रायर एक्सपोजर के लिए, उसे ज़रूरत नहीं कि पहले माइक्रोब आए फिर वो अपनी इम्यूनिटी बनाए, नहीं, वो पहले से ही प्रेजेंट है। फिर डाइवर्सिटी इज़ लिमिटेड, नॉन स्पेसिफिक होते हैं और मेमोरी नहीं होती है। अब आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी पे। तो मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी में क्या है? तीन मोटी मोटी चीज़ें होती है। पहला, रिसेप्टर इंट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी आपका माइक्रोब है ना, जो भी उसके ऊपर सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ जो कि हमारे बाइंड करेंगे इनेट इम्यूनिटी वाले सेल से। तो the first step that takes place is attachment, which involves binding of the surface molecules of the microorganisms to the receptors on the cells of innate immunity. अब ये surface molecule है क्या? तो microbial surface molecules are the repeating patterns of conserved molecules which are common to most microbial surfaces called microbes associated molecular patterns, MAMPs. तो मेनली बहुत सारे माइक्रोब्स में कुछ रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स के, जिनको हम रिकग्नाइज करते हैं और बाइंड करते हैं इनेट इम्यूनिटी के सेल्स के साथ। तो इनको हम मैम्प्स कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल्स में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, टिकोइक एसिड और लाइपोप्रोटीन्स होते हैं ना, तो यही हमारे मैम्प्स हैं। अब इन मैम्प्स को रिकग्नाइज करने वाले को हम कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स, PRRs, और ये हमारे फेगोसाइट्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोल लाइक रिसेप्टर्स। ठीक है, क्लासिकल एग्जाम्पल है ये। अब ये काम कैसे करता है? ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, वो हमारे साइटोकाइंस और एंजाइम्स बनाता है जिनके पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, ये प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अगर मैं इसको एन्यूमरेट करूँ तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी क्या है? एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, phagocytic cells, natural killer cells, lymphocyte, mast cell, macrophages, dendritic cells, complement pathways, inflammatory responses, normal resident flora, cytokines and acute phase reactant proteins. ठीक है, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये हमारे इनेट इम्यूनिटी में पार्ट लेंगे। इनमें से कुछ कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पार्ट लेंगे, और वो हम अभी पढ़ेंगे बाद में, ब्रिजेस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, उस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एक एक करके इन सारे डिस्कस करते हैं। पहला आएगा एनाटॉमिकल बैरियर, जो कि हमारा स्किन और म्यूकोजल सर्फेसेस होते हैं, उनके पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है और वो माइक्रोब की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर, pH है ना, तो ये सब भी बहुत इफेक्ट करता है कि माइक्रोब की ग्रोथ होने देंगे या नहीं होंगे, माइक्रोब को किल कर देगा जो हाईली एसिडिक मीडियम होगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं।
फिर आते हैं फेगोसाइट में। फेगोसिटिक सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन? न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स। ठीक है, ये रैपिडली एकदम जल्दी से जाते हैं जहाँ पे हमारा इन्फेक्शन हुआ होता है और वहाँ पे जाके एनगल्फ करते हैं माइक्रोब को, लाइजोसोम के साथ फ्यूजन करके फेगोलाइजोसोम बना देते हैं और फिर उसके अंदर माइक्रोब को किल कर देते हैं। तो ये हमारे 3 प्रोसेस होते हैं फेगोसाइट में। ठीक है, कि फेगोसाइटोसिस कैसे होता है? इनगल्फमेंट, फ्यूजन विद लाइसोसोम, फॉर्मिंग ऑफ फेगोलाइसोसोम एंड देन माइक्रोबियल किलिंग। दिस इज मीडिएटेड बाय न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स। फिर आता है हम नेचुरल किलर सेल्स पे। ये हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से लिम्फोसाइट्स होते हैं? लिम्फोसाइट टी एन बी तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए होता है, लेकिन कुछ लिम्फोसाइट ऐसे होते हैं जो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी में काम करते हैं, जैसे गामा डेल्टा टी सेल्स, इनको हम इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट भी कहते हैं, एन के टी सेल्स, B1 सेल्स और मार्जिनल जोन बी सेल्स। ठीक है, इनके बस नाम याद कर लेना। फिर आते हैं मास्ट सेल्स पे। मास्ट सेल्स हमारी म्यूकोसा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। आईजी एंटीबॉडी डिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है इनका, और ये हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस ये सब रिलीज़ करते हैं जिनसे इन्फ्लेमेशन होती है और प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स आते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम डेंड्राइटिक सेल्स पे। डेंड्राइटिक सेल्स हमारे साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं और क्या हेल्प करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एंटीजन को स्किन और म्यूकोजल साइट से लिम्फ नोड में। ठीक है, वहाँ पे जाके ये प्रेजेंट करेंगे एंटीजन को टी सेल्स। तो डेंड्राइटिक सेल्स क्या कर रहे हैं? ये हमारे स्किन और म्यूकोजल साइट से एंटीजन को उठा रहे हैं, लिम्फ नोड में ले जाके टी सेल के पास उसको खड़ा कर रहा है कि ये लो भाई तुम्हारा एंटीजन अब तुम्हारे सामने हमने ला दिया। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। इन्नेट क्यों? क्योंकि डेंड्राइटिक सेल्स आर द सेल्स ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी। एंड एक्वायर्ड क्यों? क्योंकि इट इज़ helping as an antigen presenting cell APC and delivering the antigen to the T cell in the lymph node and thus initiating the acquired immunity। ठीक है, फिर आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट पाथवेज में। अब कॉम्प्लीमेंट पाथवेज में हमें पता है कि 3 मेजरली पाथवे होते हैं, एक क्लासिकल, एक ऑल्टरनेटिव और एक मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। जो क्लासिकल पाथवे वो मेनली एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरह में जाता है क्योंकि उसको एंटीबॉडीज़ चाहिए होती है अपना पाथवे को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव और मैनोस बाइंडिंग पाथवे होते हैं ये हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के मीडिएटर होते हैं। क्या होता है इनमें? अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन और मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे इज स्टिमुलेटेड बाय मैनोस कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज ऑन बैक्टीरियल सरफेस। तो बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन से हमारा एक्टिवेट होगा ऑल्टरनेटिव पाथवे और बैक्टीरिया के ऊपर जो कुछ मैनोस के कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज प्रेजेंट होंगे ये एक्टिवेट करेंगे मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ किसको एक्टिवेट करेगी? क्लासिकल पाथवे, जो कि हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। अब क्या काम कैसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट पाथवे? पोर्स बना देंगे माइक्रोबियल सरफेसेस में, जो कि हमारा फिर लाइसिस हो जाएगा, पोर्स छेद कर देंगे, इन्फ्लेमेशन हमारा स्टिमुलेट कर देंगे और इनडायरेक्टली एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी स्टिमुलेट करेंगे। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है, फिर आते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। अब इन्फ्लेमेशन जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम होता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है ये बॉडी का टू हार्मफुल स्टिमुलाई। हाँ, कोई भी हार्मफुल स्टिमुलाई आया, माइक्रोब्स आए तो फिर इन्फ्लेमेशन वहाँ पे होती है। ये बॉडी का एक तरीका है उस चीज़ अपनी बॉडी को बचाने का। तो कैसे हो रहा है ये पूरा इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन? सबसे पहले वेजोडाइलेशन होगा, जो क्योंकि डैमेज टिश्यूज़ जो होते हैं वो वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं और वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाता है। फिर वेजोडाइलेशन हो जाएगा तो कैपिलरी परमेबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो लीकेज हो जाएगी प्लाज्मा प्रोटीन्स की। ठीक है, फिर हमारा आता है फेगोसिटिक रोल। अब न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो आएंगे, उस साइट पे आएंगे, मार्जिनेशन होगा उनका, एंडोथीलियम से अटैच हो जाएंगे, उसके ऊपर रोल करेंगे, फिर उससे बाहर निकल जाएंगे, ब्लड वेसल से बाहर निकल के आ जाएंगे हमारे साइट पे और कीमोटैक्टिक माइग्रेशन होगा टू द इन्फ्लेमेशन साइट। और जहाँ उसको जाना है, जहाँ उसकी साइट है वो वहाँ पे जाके कीमोटैक्सिस से
उधर जाएगा। तो ये सारा हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे कि इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है। एक छोटी सी इमेज इन्होंने दे रखी है तो हम इसको देखते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया, ये हमारी साइट है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, और ये हमारी कैपिलरी है। तो जब भी कोई इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया अंदर आया, तो सबसे पहले टिश्यू डैमेज हुआ, वो हमारा कैपिलरी परमेबिलिटी को चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा लीकेज ऑफ फ्लूइड होगा, एक्सुडेट निकलेगा, एक्सुडेट जो फ्लूइड होता है जो बाहर निकल जाए और प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। फिर ये हमारा एक्सुडेट बाहर निकलेगा और एक्स्ट्रावेसेशन होगा हमारे न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक मॉलिक्यूल्स का। फिर ये फेगोसाइट का माइग्रेशन होगा साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, और वहाँ पे जाके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर आते हैं हम नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा। अब हमारे गट में भी और गट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सब में अपने अपने बैक्टीरिया होते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारी कम्पीट करेंगे पैथोजेंस के साथ न्यूट्रिशन के लिए, और इनके पास एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। फिर आते हैं हम साइटोकिन्स पे। साइटोकाइंस जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, 6, 8, 12 और 16, 1, 6, 8, 12 और 16, ठीक है। ये हमारे इंटरल्यूकिन्स इन्नेट इम्यूनिटी के होते हैं। इंटरफेरॉन्स अल्फा एंड बीटा और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर TGF बीटा, तो ये हमारे साइटोकिन्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लास्ट एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स APRs में। ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो लिवर से सिंथेसाइज होते हैं और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक मार्कर की तरह है, अगर ये प्रेजेंट होंगे हमारे ब्लड में तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रखी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इसके भी टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव APRs, नेगेटिव APRs, है ना। पॉजिटिव APR जैसे जिनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा जब आप ब्लड सैंपल लोगे और इनका टेस्ट करवाओगे, तो इनका जो नंबर है वो बढ़ा हुआ आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव APR। जैसे कि C रिएक्टिव प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, कोएगुलेशन प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन, वॉन विलिब्रैंड फैक्टर, ठीक है। अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, माइनस बाइंडिंग प्रोटीन, हेप्टोग्लोबिन, सेरुलोप्लाज्मिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, सीरम एमाइलोइड A, है ना। ये सारे हमारे पॉजिटिव APRs है। C रिएक्टिव प्रोटीन अभी हम कोविड के टाइम्स में करा रहे हैं, देखा होगा आपने कि बड़ा हुआ आता है लोगों का जिनमें इन्फ्लेमेशन हो रखी होती है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत अच्छा टेस्ट था डिटेक्ट करने में कि आपके लंग्स में कितना इन्फ्लेमेशन हो रखा है, कितना डैमेज हो रखा है। फिर हम देखते हैं कि नेगेटिव APRs। नेगेटिव APRs वो है जिनका इन्फ्लेमेशन के टाइम में नंबर कम होगा, ठीक है। तो एल्बुमिन, ट्रांसफेरिन और एंटीथ्रोम्बिन, तीन एग्जाम्पल है, एल्बुमिन, ट्रांसफेरिन और एंटीथ्रोम्बिन, इनका नंबर डिक्रीज जाएगा। फिर आते हैं हम रोल ऑफ APR। इनका रोल क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, चिलेशन में काम करता है, मार्कर तो है ही। C रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में थोड़ा और देखेंगे, तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। क्यों कहते हैं हम इसको C, मतलब C का क्या मतलब होता है, C मतलब कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, है ना। ये न्यूमोकोकस के एंटीजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसको निमोनिया ही होगा, न्यूमोकोकस वाला बैक्टीरिया ही है, नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में ये बढ़ सकता है, ठीक है। फिर इसका लेवल जो होता है वो नॉर्मल क्या होता है, लेस देन 0.2 मिलीग्राम पर DL, और अगर ये इससे ज़्यादा होगा तो जैसे अगर 1 से कम है तो इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज़, कोई बात नहीं, 1 से नीचे भी चलेगा। 1 to 10 है तो फिर मॉडरेट इंक्रीज़, और अगर 10 से ज़्यादा है, 10 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा है तो मार्क्ड इंक्रीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा इनेट इम्यूनिटी ख़त्म हो गया। अगर हम इनेट इम्यूनिटी को वापस एक बार देखें, रिकैप करें, तो इनेट इम्यूनिटी इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, occurs in minutes, prior exposure of antigen is not required, diversity is limited, memory responses are absent, it is shared by many microbes called microbes associated molecular patterns, MAMS, non specific होता है, toll like receptors जो कि हमारे PPRs होते हैं, PRRs होते हैं, pattern recognition receptors, ये इनको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर हमने मैकेनिज्म पढ़ा जिसमें रिसेप्टर इंट्रैक्शन था, सरफेस मॉलिक्यूल्स थे, मैम्स और PRRs ही थे। फिर कंपोनेंट्स में हमने बैरियर्स पढ़े, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फेगोसाइटिक सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, NK सेल्स,
अदर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स जो कि एक ब्रिज की तरह काम करते हैं इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी में। कॉम्प्लीमेंट पाथवेज ये भी ब्रिज की तरह काम करते हैं। और कौन से कॉम्प्लीमेंट पाथवेज? ऑल्टरनेटिव और मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा, साइटोकिन्स जैसे TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, 6, 8, 12 और 16 और 18 भी, इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। और लास्ट में हमने पढ़ा एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनेट इम्यूनिटी ख़त्म होता है। अब हम आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि ये भी हमारा रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्टेंट फॉरेन सब्सटेंस है, लेकिन हमने अपने कोर्स ऑफ लाइफ में इसको एक्वायर किया या अडेप्ट किया। मीडिएटर्स कौन से होते हैं? टी सेल और बी सेल्स। ठीक है, और कौन से मीडिएटर होते हैं? क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और साइटोकिन्स जैसे इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। ठीक है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे हमने बोला जो कि एंटीबॉडीज़ के लिए स्पेसिफिक है, उसी से बनेगा। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट तभी होगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस, ये हमारे स्किन और म्यूकोजल साइट से एंटीजन को उठा के लिम्फ नोड पे ला के टी सेल के सामने खड़ा कर देते हैं। फिर आते हैं साइटोकिन्स, इंटरल्यूकिन 2, 4 और 5। अब रिस्पॉन्स जो होता है वो थोड़ा टाइम लगता है उसको आने में। इट टेक्स सेवरल डेज टू वीक्स टू डेवलप। ठीक है, और इट रिक्वायर्स प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर। माइक्रोब आएगा तब अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखेगी, उसको परखेगी कि भाई कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया क्या आया है, फिर उसके अगेंस्ट बनाएगी अपनी एंटीबॉडीज़। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक होती है और स्पेसिफिक एंटीजन्स के लिए अपना स्पेसिफिक एक्शन प्ले करती है। मेमोरी कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेमोरी टी सेल, मेमोरी बी सेल्स, ये सब आते हैं और रिमेंबर करते हैं। फिर डाइवर्सिटी इसकी वाइड है, वाइड रेंज ऑफ रिpertoire ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि इट इज़ अ रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, और पैसिव क्या होता है? इट इज़ अ रेजिस्टेंस विच इज़ ट्रांसफर्ड पैसिवली टू द होस्ट इन अ रेडीमेड फॉर्म। अब एक्टिव मतलब क्या कहना चाह रहा है कि उसमें एंटीबॉडी बनेगी, वो होस्ट अपनी एंटीबॉडी खुद बनाएगा। और पैसिव में क्या हो रहा है? हम बाहर से बनी बनाए एंटीबॉडीज़ उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है कि जो टी सेल्स, बी सेल्स होंगे, ये सब हमारे प्रोड्यूस होंगे। ये भी दो टाइप की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे कि कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन आया, हमारी बॉडी ने देखा, एंटीबॉडीज़ बनाई। आर्टिफिशियल, हमने वैक्सीनेशन दी, हमने जानबूझ के डाला किसी एंटीजन को और तब जाके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। फिर लॉन्ग लास्टिंग होती है, या तो ये बहुत ही लाइफ लॉन्ग काम करेगी, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स, रुबेला। दोबारा रिपीट करती हूँ, चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स, रुबेला, ये लाइफ लॉन्ग होगी। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस, बहुत बार होता है ना, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस वापस आ गया, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है क्योंकि। फिर इट मे लास्ट फॉर एज लॉन्ग एज द माइक्रोब इज़ प्रेजेंट, जब तक माइक्रोब है और तब तक ये रहेगी एंटीबॉडीज़। जब डिसीज़ क्योर हो जाएगी, पेशेंट दोबारा ससेप्टेबल बन जाएगा उस माइक्रोब के लिए। इसको हम प्रीमोनिशन कहते हैं या फिर कॉन्कोमिटेंट इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल स्पाइरोकीट्स, प्लाज्मोडियम। कुछ होती है जो प्रोटेक्टिव होती ही नहीं है एकदम, जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफाइलस ड्यूक्रेई। फिर अब इसमें दो तरीके के रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, जो उसका लेटेंट और लैग पीरियड है वो थोड़ा लंबा है, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो स्लो और स्लगिश फिनोमेना है ये, क्योंकि माइक्रोब आएगा और ये अभी टाइम लग रहा है उसको, यार बना रहा हो एंटीबॉडीज़। ठीक है, इफेक्टर सेल्स कौन है? इफेक्टर टी सेल्स जैसे हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और इफेक्टर बी सेल्स मतलब प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, मेमोरी सेल्स हमारी नेव बी सेल्स होते हैं जो कि हमारा एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। कौन सी एंटीबॉडी बनाएंगे? IgM। जब अब ये आप ये वाली इमेज देखिए, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या क्या होता है उसमें? लैग फेज होता है, IgM हल्का सा पहले इंक्रीज़ होता है, फिर नॉर्मल स्टेबल रहता है, फिर डिक्रीज़ होता है। तो ये हमारा पूरा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है।
सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, उसमें लेटेंट पीरियड या तो एब्सेंट है या फिर बहुत छोटा है, और इसमें जो मेमोरी सेल्स है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत शॉर्ट है, मतलब एकदम फास्ट एक्टिंग है ये। इसमें एक नेगेटिव फेज भी होता है, और ये क्यों होता है कि एंटीबॉडी लेवल ना थोड़ी कम हो जाती है पहले से। क्यों? क्योंकि जैसे एंटीजन अब दोबारा वापस आया तो हो सकता है कि वो प्री एग्जिस्टेंट एंटीबॉडी से पहले रिएक्ट कर ले, तो एंटीबॉडी लेवल पहले थोड़ा सा डाउन जाएगा, उसके बाद एंटीबॉडी सर्ज आ जाएगा एकदम से, और वो बहुत ही प्रॉन्ट पावरफुल लॉन्ग लास्टिंग होगा, IgG टाइप का। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम वैक्सीन के बूस्टर डोजेज देते हैं ना, एक के बाद दूसरे उसका डोज, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हालांकि उसमें नेगेटिव फेज है, लेकिन उसके बाद जो सर्ज आता है ना एंटीबॉडीज़ का, वो बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो इसी इमेज में वापस आते हैं। अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देखो, नेगेटिव फेज है यहाँ पे, थोड़ा सा नेगेटिव आया क्योंकि मे बी जो एंटीजन हमने दोबारा आया बॉडी में वो प्री एग्जिस्टेंट एंटीबॉडी से रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद इतनी जल्दी न्यू एंटीबॉडीज़ बनी कि IgG का हाई टाइटर हो गया। ठीक है, फिर आते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी पे। वैसे एक्टिव इम्यूनिटी एक बार दोबारा हम वो कर लेते हैं रिवाइज। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या क्या हुआ, प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेचुरल आर्टिफिशियल हो सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, लैग पीरियड होता है, मेमोरी होती है, बूस्टर डोजेज यूजफुल होते हैं, नेगेटिव फेज होता है। ठीक है, जो इम्यूनो डेफिशिएंट लोग हैं उनमें यूजफुल नहीं है। क्यों? क्या करोगे इम्यूनो डेफिशिएंट लोगों को ये देके, क्योंकि उनके अंदर बनेगी ही नहीं एंटीबॉडीज़। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है कि बॉडी ही बना रही है ना एंटीबॉडीज़, अब इम्यूनो डेफिशिएंट पीपल में बनेगी ही नहीं, तो उसको एंटीजन देने का फ़ायदा क्या। तो इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी हमारी इम्यूनो डेफिशिएंट पीपल में लोगों में काम नहीं आती। तो अब आता है पैसिव इम्यूनिटी पे। पैसिव इम्यूनिटी वही कि रेडीमेड एंटीबॉडी बनी हुई थी, हमने दे दी होस्ट को। ये भी दो तरीके से हो सकते हैं कि या तो मदर टू फीटस गई हो प्लासेंटा से IgG, क्योंकि प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है, या फिर आर्टिफिशियली कि कमर्शियली प्रिपेयर्ड रेडीमेड एक बनी थी उसको हमने दिया, जैसे रेबीज़ के लिए दिया था। फिर अब पैसिव इम्यूनिटी में ये इसका रोल कहाँ आता है, इम्यूनो डेफिशिएंट लोगों में। अब जिसका इम्यूनो डेफिशिएंट है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो एंटीबॉडीज़ बना नहीं सकता है, तो उसको तो पैसिवली दे दो ना। तो इसलिए पैसिव इम्यूनिटी यहाँ काम आती है इन इम्यूनो डेफिशिएंट लोगों में। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में, कोई भी ट्रीटमेंट के बाद जो पोस्ट एक्सपोजर वाला होता है तो वो थोड़े से इम्यूनो डेफिशिएंट होते ही है, तो उनमें भी ये काम आता है। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी एकदम बहुत जल्दी से आती है, मेमोरी नहीं होती इसकी, बूस्टर डोजेस इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिपीट करूँ, immunoglobulins received passively acquired by mother to fetus IgG transfer or the commercial ready-made antibody transfer, which is artificial. It lasts for shorter time, no lag period, no memory, less effective doses, no negative phase and useful in immunodeficient individuals. ठीक है, ये ज़रा हम एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में डिफरेंस देख लेते हैं। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये पहला होता है, सेकेंडरी वाला सब्सीक्वेंट होता है। प्राइमरी स्लो और स्लगिश होता है क्योंकि उसको पहले टाइम में थोड़ा टाइम लगता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है उसमें बहुत जल्दी से बन जाती है। लैग पीरियड उसका लंबा होता है क्योंकि वही टाइम लग रहा है उसको बनाने में। लैग पीरियड उसका या तो होता ही नहीं है, बहुत छोटा होता है। नेगेटिव फेज़ नहीं होता है प्राइमरी इम्यून में, लेकिन सेकेंडरी में नेगेटिव फेज़ होता है। मे बी जब एंटीजन बाद में आया वो प्री एग्जिस्टेंट एंटीबॉडी से रिएक्ट कर रहा हो तो एंटीबॉडी लेवल्स ब्लड में डाउन हो जाएगा, तो वो नेगेटिव फेज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, IgM बॉडीज उधर बन रही है, IgG एंटीबॉडीज इधर बन रही है। नेव बी सेल्स हमारे एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, और मेमोरी बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं हमारे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है, फिर आते हैं हम एक और छोटे से टॉपिक में। हमने कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे इनेट इम्यूनिटी के, और उनमें से कुछ ऐसे थे कि जो ब्रिज बना रहे हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ भी, मतलब इधर भी हेल्प कर रहे हो उधर भी हेल्प कर रहे हो। तो वो कौन कौन से थे? पहला मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स, ये हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थे, APCs थे, और ये क्या कर रहे थे, हमारे एंटीजन को T सेल के सामने ला के खड़ा कर रहे थे। ठीक है, फिर हमारा आता है ADCC, एंटीजन डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। इसमें क्या हो रहा है, cells of the innate immunity such as NK cell, eosinophil, neutrophil destroy the target cells which are coated with specific antibodies.
अब ये कैसे ब्रिज बना रहे हैं हमारा ADCC, दैट इज़ एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अब ये सेल मीडिएटेड है, एक्वायर्ड है मतलब, ठीक है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, एक्वायर्ड है मतलब, लेकिन जो इसमें जो सेल्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं, मतलब NK सेल्स और ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सेल्स डिस्ट्रॉय करेंगे साइटोटॉक्सिक इफेक्ट से। तो इसलिए ये ADCC इधर हम ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट पाथवे हमने पढ़ा, क्लासिकल एंटीबॉडीज से हो रहा है और अल्टरनेटिव अमाइनोज हमारे दूसरे तरीके से हो रहे हैं। साइटोकिन्स जैसे इंटरल्यूकिन 1 ये हमारा क्या कर रहा है, T सेल एक्टिवेशन में काम करेगा, ठीक है। और ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है, इंटरफेरॉन गामा जो T सेल से निकलता है वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर सकता है। तो ये दोनों तरीके से इन्वॉल्व है। फिर जो अदर क्लासेस ऑफ लिम्फोसाइट हमने पढ़ी थी, जैसे गामा डेल्टा T सेल, NK T सेल, B1 सेल्स और मार्जिनल जोन B सेल्स, ये सब भी हमारे ब्रिज बनाते हैं इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच, ठीक है तो लिम्फोसाइट ही ना। फिर एक और लास्ट छोटा सा टॉपिक अदर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का, लोकल और म्यूकोजल इम्यूनिटी, ये हम पहले डिस्कस करते हैं। मतलब जो म्यूकोजल सर्फेसिस पे हो, जैसे इंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी या फिर जेनाइटो यूरिनरी म्यूकोसा पे, IgA सिक्रिएट करेगा, IgA प्रिवेंट करेगा कि यार माइक्रोब्स ना आए, ठीक है। और लोकल इम्यूनिटी कैन ओनली बी इंड्यूस्ड बाय नेचुरल इन्फेक्शन और बाय लाइव वैक्सीनेशन। लेकिन अगर तुम किल्ड वैक्सीन दोगे जिसमें एंटीजन हमारा किल्ड होगा, मरा हुआ होगा, तब ये हमारी IgA वगैरह नहीं बनेगी, तब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हर्ड इम्यूनिटी, हल्का सा इंपॉर्टेंट इन बाकी इम्यूनिटी से। तो ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ अ कम्युनिटी और अ हर्ड टुवर्ड्स अ पैथोजन। तो एपिडेमिक्स आर लेस लाइकली टू अकर एंड इरेडिकेशन ऑफ डिसीज़ मे बी पॉसिबल अगर हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो। और ऐसे ही इफेक्टिव वैक्सीनेशन हुई है कई बार हर्ड इम्यूनिटी के लिए, जैसे डिप्टीरिया पर्टुसिस DPT वैक्सीन, मीजल्स मम्स रुबेला MMR वैक्सीन, पोलियो ओरल पोलियो वैक्सीन और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। तो ये सब हर्ड इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करा। एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या है, इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट T लिम्फोसाइट्स विच इज़ नोन एज ट्रांसफर फैक्टर्स और लेप्रोमेटस लेप्रोसी में ये काम आया था। एक स्पेशल टाइप है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का, और हमने क्या एक कॉम्पिटेंट T लिम्फोसाइट दिया था, इस चीज़ को हम ट्रांसफ़र फैक्टर कहते हैं, लेप्रोसी में ये यूज़ हुआ था। आ जाते हैं हम हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। तो पहला तो डिफाइन इम्यूनिटी, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ एंड मीडिएटर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो हमने इम्यूनिटी पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है, इट इज़ अ होस्ट का रिएक्शंस अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ एंड मीडिएटर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी पढ़ा कि कैसे रिसेप्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जल्दी से एक्ट करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना। और फिर उसके कंपोनेंट्स बता देना आप, जैसे एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फेगोसाइट्स, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल, मास्ट सेल्स, माइक्रोफेजेस, कॉम्प्लीमेंट पाथवेज। फिर हर्ड इम्यूनिटी हमने अभी पढ़ा, उसके बारे में बता देना, डिफरेंसेस इनेट और एक्वायर्ड के बीच में, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में। MCQ डिस्कस करते हैं। नंबर 1, विच इज़ नॉट अ मीडिएटर ऑफ इनेट इम्यूनिटी? A T सेल, B NK सेल, C B1 सेल और D न्यूट्रोफिल। तो इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन था? क्या T सेल होता है इनेट इम्यूनिटी में? नहीं। तो पहला ही आंसर हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, T सेल इज़ नॉट अ मीडिएटर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। NK सेल, B1 सेल, न्यूट्रोफिल तीनों हमारे मीडिएटर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी के। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इनेट इम्यूनिटी इज रॉन्ग? फर्स्ट, इम्यून रिस्पॉन्स अकर्स इन मिनट्स, ट्रू। नॉन स्पेसिफिक, ट्रू। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ट्रू। नीड प्रायर कॉन्टैक्ट विद द एंटीजन, फॉल्स। प्रायर कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती इनेट इम्यूनिटी को, वो पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी इज करेक्ट? नो लैग फेस, रॉन्ग है, लैग फेस होता है। बूस्टर डोजेज आर यूजफुल, ये ठीक है, हाँ करेक्ट, दिस इज द आंसर, बूस्टर डोजेज हमारे यूजफुल होते हैं। सी यूजफुल इन इम्यूनो डिफिशिएंट पीपल और डी नो मेमोरी सेल्स, ये दोनों हमारे नीचे के रॉन्ग है। इम्यूनो डिफिशिएंट लोगों में एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं आती है और मेमोरी सेल्स एक्टिव इम्यूनिटी में होते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, द करेक्ट स्टेटमेंट इज इन्वॉल्व्स IgG, नहीं। मेमोरी बी सेल्स आर द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स,
नहीं, नेव बी सेल्स होते हैं। नो लैग पीरियड, नहीं ये भी गलत है। स्लो एंड स्लगिश, येस, स्लो एंड स्लगिश इज द करेक्ट आंसर। नंबर 5, innate immunity differs from acquired immunity in all except present from birth. Diversity is limited, अरे ये भी ट्रू। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एब्सेंट, ये भी ट्रू। प्रायर एंटीजन एक्सपोजर इज मस्ट, नो दिस इज फॉल्स, प्रायर एंटीजन एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। 6, टोल लाइक रिसेप्टर इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी। तो टोल लाइक रिसेप्टर्स हमारे किस में इन्वॉल्व होते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी में। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकिन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी? IL-1, IL-2, IL-4, IL-5। तो 2, 4, 5 हमारे एक्वायर्ड में होते हैं, तो 1 हमारा इन्नेट इम्यूनिटी में प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी? टी सेल, बी सेल, मास्ट सेल और इंटरफेरॉन गामा। तो इसमें हमारा मास्ट सेल्स आर दी कॉम्पोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, बाकी सब हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन्स आर ऑल एक्सेप्ट सीरम एमाइलोइड ए, सी रिएक्टिव प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और कोएगुलेस। सीरम एमाइलोइड ए, सी रिएक्टिव प्रोटीन, फाइब्रिनोजन तीनों हमारे APR होते हैं, एक्सेप्ट कोएगुलेस, वो एंजाइम है, वो नहीं है। 10th, नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स आर ऑल एक्सेप्ट एल्बुमिन, A1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ट्रांसफेरिन और एंटीथ्रोम्बिन। तो नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट के 3 एग्जाम्पल थे, एल्बुमिन, ट्रांसफेरिन और एंटीथ्रोम्बिन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ बी, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है इम्यूनिटी का, दैट इज़ इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, आगे शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आगे हम बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे एंड बहुत सारे MCQs भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।